हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। और आज हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छा फिजिक्स का मॉक टेस्ट। आज हमारा जो मॉक टेस्ट है ये हमारा यानी दूसरा मॉक टेस्ट है। इससे पहले मैं आपको एक यानी मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवा चुका हूँ। ये जो हमारे मॉक टेस्ट हैं वो आपकी जो हमारे बीएसएफ आरओआरएम की जो यानी एग्जाम होने वाली है उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। और दूसरा, यदि आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स एवं नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जो हमारा एयरफोर्स ये जो फिजिक्स का मॉक टेस्ट है वो बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, यानी बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आपको यानी कि आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर फिजिक्स आती है तो उसके लिए जो फिजिक्स के क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चनों की। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर पहले से दिखाया गया है। इसके अंदर आपको क्या पूछा गया कि प्लांक नियतांक एच के लिए विमीय सूत्र होता है। यानी जो हमारा प्लांक नियतांक होता है एच, ये आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है उसके अंदर हम सभी जानते हैं कि हमारा कोई एक फोटोन है, यदि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आवर्ती म्यू है तो उसकी जो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है एच म्यू। तो यहाँ पर जो एच होता है ये हमारा क्या होता है, एक प्लांक का नियतांक होता है जिसे एच से डोनेट करते हैं। तो इसकी डायमेंशन बतानी है आपको कितनी होगी। तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो एच इज इक्वल टू हमारा वो क्या हो जाता है, एच ई अपॉन में म्यू हो जाता है। और हम सभी जानते हैं एनर्जी की जो हमारी डायमेंशन होती है वो m1l2 t-2 होती है, यानी कार्य के बराबर होती है। उसको फ्रीक्वेंसी की जो हमारी विमा होती है t-1, यानी जो हमारी आवृत्ति होती है उसकी विमा क्या होती है t-1, मात्रक होता है सेकंड इनवर्स से। तो इस प्रकार से इसको आगे अपन सोल्व करते हैं तो हमारा क्या होता है m1l2 t-1 प्राप्त होता है। तो याद रखना जो प्लांक नियतांक h की विमा होती है वो डायरेक्ट यदि आप याद रख सकते हैं तो हमारी होती है m1l2 t-1 होती है। यदि आप फॉर्मूले से निकालते हैं h की विमा तो आप इस प्रकार से निकालेंगे, आपकी कितनी हो जाएगी m1l2 t-1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। इसके अंदर क्या पूछा गया कि एक सरल आवर्त गति के समीकरण एफ टी इज इक्वल टू 10 साइन कोष्टक 20t प्लस 0.5 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो सरल आवर्त गति का आयाम होगा। आपको एक सरल आवर्त गति का समीकरण दिया हुआ है और उसका आवर्त यानी आयाम पूछा गया है कि कितना होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि कोई भी हमारी सरल आवर्ती का इक्वेशन होता है वो आपको इस प्रकार से दिया होता है, y इज इक्वल टू होता है हमारा a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। तो इसके अंदर अपन याद रखते हैं कि जो हमारा y होता है वो हमारा क्या होता है कि जो हमारी मूल बिंदु होती है उससे हमारा विस्थापन होता है कि कण यानी कि मूल बिंदु से कितनी ऊंचाई पर है या कितनी डिस्टेंस पर है। ये जो a है हमारा क्या होता है कि जो मैक्सिमम विस्थापन होता है आयाम में उसको प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो t का गुणांक वाला यानी t का गुणांक होता है, t का गुणांक यानी t मल्टीप्लाई होता है वो हमारा जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है कोणीय आवर्ती ओमेगा को डोनेट करता है। और जो प्लस माइनस में और कोई आंकिक मान दिया होता है वो हमारी इसकी कला को यानी प्रदर्शित करता है। कला का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारी सरल आवर्त गति इस प्रकार से स्टार्ट होती है, यदि यह मूल बिंदु से स्टार्ट होती है तो इसकी कला 0 होती है। यदि यहाँ से इस प्रकार से स्टार्ट होती है इस प्रकार से यानी कि ये तो इसकी कला हमारी π/2 होती है, या इसके मध्य में यानी कहीं से स्टार्ट होती है तो इसकी कला कुछ भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना ये हमारा आयाम होता है, ये आपकी कोणीय आवर्ती होती है और ये इसका क्या होता है फेज होता है यानी कि कला होती है। यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है कि इसका आयाम, तो इनका आयाम क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो इसका आयाम यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक का यानी कि मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यह हम आपको डायरेक्ट भी बता सकता था लेकिन ये इक्वेशन क्यों बताया हूँ क्योंकि कई बार ऐसे ही आपको दे देगा, इसके अंदर आपको पूछ लेगा कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो यहाँ पर हमारा ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, क्योंकि टी का जो गुणांक होता है वो हमारा ओमेगा होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो ओमेगा इज इक्वल टू होता है वो 2πf होता है। तो f इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा ओमेगा अपॉन में 2π। तो यदि यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी निकाल ली जाए तो आपकी कितनी हो जाएगी 20 अपॉन में 2π यानी 10 अपॉन में पाई फ्रीक्वेंसी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको यानी कला पूछ ली जाए यानी फेज पूछ लिया जाए तो ये वो हमारा कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर आपको एम्पलीट्यूड पूछा गया है तो आपका कितना हो जाएगा a बराबर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। इसमें पूछा गया कि विसरण की दर, आपको बताना कि जो विसरण की दर होती है वो
द्रव तथा गैस की तुलना में ठोसों में अधिक होती है, ठोसों तथा गैस की तुलना में द्रवों में अधिक होती है, ठोसों तथा द्रव और गैसों तीनों में समान होती है, या द्रव तथा ठोसों की तुलना में गैसों में अधिक होती है। तो बताइए जो विसरण की दर होती है, डिफ्यूजन की दर होती है, वो कौन से में अधिक होती है। विसरण होता क्या है कि दोस्तों आपके प्रकाश यानी प्रकार इस प्रकार कोई पात्र के अंदर यानी कोई लिक्विड ठोस या गैस रखी हुई है, इसके अंदर कोई यानी छिद्र कर दिया जाता है, तो इस छिद्र से यानी कि जो ये जो हमारा इसके अंदर जो भी मटेरियल होता है, जो भी हमारा पदार्थ होता है, यदि वो इसके बाहर निकलता है, उसको वह किस यानी दर से निकल रहा है, किस स्पीड से बाहर निकल रहा है, उसी को अपन विसरण की दर कहते हैं। यानी बाहर निकलना यानी बाहर विसरित होना, उसको कहते हैं विसरण, और वह किस यानी स्पीड से निकल रहा है उसको कहते हैं विसरण की दर। तो याद रखना जो विसरण की दर होती है वो आपका जो घनत्व होता है पदार्थ उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम सभी जानते हैं कि जो हमारा ठोस पदार्थ होता है उसका घनत्व सर्वाधिक होता है, और गैसों के जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है, और इसका जो घनत्व होता है वो भी हमारा सबसे कम होता है। तो यदि घनत्व सबसे कम किसका होगा, गैस का होगा, तो यदि गैस का घनत्व सबसे कम होता है तो इसकी जो विसरण की दर होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। द्रवों तथा ठोसों की तुलना में गैसों में अधिक होती है। क्या होती है, विसरण की दर होती है वो द्रवों तथा ठोसों की तुलना में किस में होती है, गैसों में अधिक होती है। सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पर। इसमें आपको क्या बताना है कि m द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से n r ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। इसमें आपको क्या बताना कि आपको यानी कि इस प्रकार से पृथ्वी है, इसकी रेडियस आपको कितनी दी हुई है, r दी हुई है। हम सभी जानते हैं r होती है 6400 किलोमीटर। तो इसकी सतह से यदि कोई वस्तु है उसकी त्रिज्या की n r ऊंचाई तक ले जाते हैं, यानी n r ऊंचाई तक ले जाते हैं, तब आपको बताना कि इसकी स्थितिज ऊर्जा के अंदर जो परिवर्तन होगा डेल्टा यू होगा वो कितना होगा। तो इसके लिए मैं आपको यानी कि जो मेन फॉर्मूला होता है वो याद रखना। यदि कोई हमारे पृथ्वी की त्रिज्या से h ऊंचाई पर किसी वस्तु को ले जाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना, वो होता है हमारा mgh अपॉन में 1 प्लस h अपॉन में r होता है। ये फॉर्मूला आपको नोट कर लेना है। अब इसके यानी दो कंडीशन बनते हैं, वो क्या क्या बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपको दिया हुआ हो कि जो हमारी हाइट है वो लगभग त्रिज्या के बराबर है या त्रिज्या के यानी कुछ गुणांक के है, तो यानी कि ये फॉर्मूला लगेगा वहां पर। यहाँ पर आपको h का मान कितना दिया हुआ है, एन आर दिया हुआ है। तो इस फॉर्मूले में यदि h का मान आप एन आर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एम जी, एच की जगह एन आर रख दिया मैंने, ये 1 प्लस में h का मान मैंने रख दिया एन आर और अपॉन में r, ये r से r कैंसिल हो गया। यदि इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं एम जी आर, और ये जो n है ये मैं बाहर ले लेता हूँ और नीचे जो 1 प्लस n बच जाता है ये यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस प्रकार यदि कोई वस्तु है उसको nr ऊंचाई पर ले जाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा इस फॉर्मूले से वो आपका कितना हो जाएगा, mgr कोष्टक में n प्लस n अपॉन में 1 प्लस n। तो इस प्रकार से यहाँ से तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है ये कि आपको पूछ लिया जाए कोई हमारी पृथ्वी है उसकी सतह से m द्रव्यमान की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई पर ले जाते हैं तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो वहां पर अपन ये फॉर्मूला न लगा कर डायरेक्ट अपन क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एम जी एच ही लगा देते हैं। तो हमारे कितना हो जाएगा एम जी और 2 यानी कि 2 मीटर है तो यानी हमारी 2 mg इसकी क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। तो यह हमारा mgh क्यों लगा रहे हैं, वहां पर ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जब h का मान r की तुलना में बहुत कम हो यानी नगण्य हो, जो h का मान होता है वो बहुत ही यानी कम है किससे, r से यानी पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ही छोटा है, तो वहां पर अपन क्या करते हैं कि जो उसका जो फॉर्मूला है वो डेल्टा यू इक्वल टू हमारा ओनली एम जी एच ही लेते हैं। क्योंकि यदि h का मान r की तुलना में बहुत कम है, लगभग शून्य के बराबर है, तो इसका जो मान होता है वो लगभग शून्य के बराबर हो जाता है h अपॉन में r। तो ये जो फॉर्मूला बच जाता है हमारा ओनली एम जी एच अपॉन में 1 बच जाता है। तो याद रखना यानी कि h का मान यानी बिल्कुल कम हो, यानी कि त्रिज्या कितनी होती है 6400 किलोमीटर हो, और यदि जो h का मान हो उससे 100 गुना कम या 200 गुना कम हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला हमारा mgh होता है कि जो आप सभी जानते हैं। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपका फिफ्थ क्वेश्चन है। इसमें क्या बताना है कि एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है
उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होगा। पलायन वेग क्या होता है, यानी कि कोई भी यानी वस्तु का वह वेलोसिटी जिसे पाकर वस्तु क्या होती है, पृथ्वी का जो आवरण होता है उससे हमेशा के लिए पार कर जाती है, यानी पृथ्वी की सतह से हमेशा के लिए चली जाती है, वह न्यूनतम वेलोसिटी आपकी क्या कहलाती है, पलायन वेलोसिटी कहलाती है, पलायन वेग कहलाता है। और उसका जो फॉर्मूला होता है वो √2gr होता है। ठीक, यदि कोई मिसाइल है उसको इस वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से छोड़ा जा रहा है, यानी कि उसका जो वेग है वो इससे कम है, तो उसके लिए आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा तथा पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, इसके प्रारंभिक वेग पर निर्भर करेगा। तो बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है, हर कोई इसको नहीं कर सकता। जिसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। हम सभी जानते हैं कि कोई भी यानी वस्तु है जो हमारी पृथ्वी की सतह पर स्थित है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इसकी कितनी होती है, -G m/r होती है। और यहाँ पर यदि इसको अपन v वेलोसिटी देते हैं तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 1/2 mv² होती है। अब यानी दोस्तों इसकी जो यानी कि वस्तु को पृथ्वी की सतह को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए, या पृथ्वी वापस यानी पृथ्वी सतह पर आ जाती है यह वस्तु, या फिर कहीं स्थिर रह जाती है, तो यह किस पर निर्भर करती है कि इसको कितनी काइनेटिक एनर्जी दी जाती है। यदि इसको दी गई काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² प्लस इसकी जो हमारी स्थिति जो होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका योग, ये क्या होती है, -Gm/r होता है। ये इसका योग यदि आपका 0 हो जाता है तो समझो यानी कि जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या हो जाती है, पलायन वेलोसिटी के बराबर होती है। इस इक्वेशन से यदि आप v का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पलायन वेग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु को दी गई काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है, इन दोनों का योग यदि आपका 0 हो जाता है तो आपकी वस्तु क्या होगी, हमेशा के लिए पलायन कर जाएगी। और जो दी गई वेलोसिटी होगी वही हमारी क्या होती है, पलायन वेग होता है, यानी कि एस्केप वेलोसिटी होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि इसको इतनी यह जो गतिज ऊर्जा तो दी जा रही है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा से ज्यादा है, इसका मतलब यानी कि इससे ज्यादा है, तब यानी कि हमारी वेलोसिटी क्या है, इसकी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा होता है, पलायन वेग से ज्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी वस्तु हमारी क्या हो जाती है, पलायन कर जाती है। हमें क्या गया कि जो मिसाइल का जो वेग है वो पलायन वेग से कम है, यानी कम वेग से छोड़ी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको जो काइनेटिक एनर्जी दी जा रही है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा से कम है, यानी जो स्थितिज ऊर्जा दी, जो गतिज ऊर्जा दी जा रही है वो इसकी स्थितिज ऊर्जा से कम है, यानी Pe से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि mv² का मान हमारा इससे कम हो जाएगा। यदि इसका मान इससे कम है और हम सभी जानते हैं ये हमारा नेगेटिव है, यदि यानी कि कम यानी पॉजिटिव मान वाला अधिक नेगेटिव मान वाले में ऐड करेंगे तो वो आपको कितना प्राप्त होगा, नेगेटिव प्राप्त होगा। तो याद रखना, यदि इसको मिसाइल का जो पलायन वेग है उससे कम वेग से छोड़ेंगे तो उन स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा का योग आपका नेगेटिव प्राप्त होगा। यदि इसको पलायन वेग के बराबर छोड़ा जाता है तब याद रखना गतिज ऊर्जा स्थितिज योग इसका योग आपका क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। यदि वस्तु को पलायन वेग से ज्यादा वेलोसिटी से छोड़ा जाएगा, इससे ज्यादा वेग से छोड़ा जाएगा, तो उस कंडीशन में आपका इसका जो योग होगा वो आपको क्या प्राप्त होगा, पॉजिटिव प्राप्त होगा। तो ये तीनों कंडीशन आपको नोट कर लेनी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यदि जो हमारी वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी के बराबर होती है तब आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस जो काइनेटिक एनर्जी का योग है वो आपका 0 प्राप्त होता है। यदि इसको दी गई वेलोसिटी है वो ज्यादा है एस्केप वेलोसिटी से, तब क्या होगा कि जो हमारा Pe प्लस काइनेटिक एनर्जी का योग है वो आपका ज्यादा होगा, किससे, 0 से। यदि v का मान हमारा कम है Ve से तो इनका जो योग है वो हमारा क्या होगा, यानी छोटा होगा 0 से, यानी नेगेटिव होगा, और यहाँ पर इसका योग पॉजिटिव होगा। तो तीनों यानी आपको नोट कर लेने हैं और यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको इसलिए समझाया कि क्योंकि बहुत ही यानी कम स्टूडेंट हैं जिनको यानी पहले ही कंसेप्ट क्लियर था। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप इसको दोबारा से यानी यूज करके वीडियो को देख सकते हैं यहाँ से। अब देखते हैं आपका छठवां क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है कि हाइड्रोजन परमाणु के किसी बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। इसमें आपको क्या बताना है कि कोई भी हमारा हाइड्रोजन परमाणु है, यानी कि
इसकी कोई हमारी बोर कक्षा है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो बताना है कितना होगा, इनका अनुपात बताना है कितना होगा। तो यदि आपको दोनों के फॉर्मूले पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, उसका फॉर्मूला याद रखना हम सभी जानते हैं, वो हमारा क्या होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या होता है 2r होता है। ये जो r है ये हमारी इसकी जो बोर कक्षा है इसकी रेडियस है, और जो e है वो हमारा क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 वो है। और z क्या है, इसका जो प्रोटॉन है उसका यानी परमाणु यानी जो प्रोटॉन की संख्या है या इसका अपन बोलते हैं परमाणु क्रमांक है। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका फॉर्मूला भी हम सभी जानते हैं, वो माइनस का के जेड ई स्क्वायर अपॉन में क्या होता है आर होता है। तो यहाँ से यदि इसको आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ऊपर का ये ऊपर का कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा 1/2 बचेगा, और वो भी कितना माइनस का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी कोई भी हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है और स्थितिज ऊर्जा है इसका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा माइनस का 1/2। अब देखते हैं 7th क्वेश्चन है, ये भी यानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से नियत गति करती है। अब इस पर एक नियत बल 4 सेकंड के लिए आरोपित किया जाता है, जिससे इसका वेग विपरीत दिशा में 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु पर कार्यरत बल होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि कोई आपके पास एक वस्तु है, उसका मास आपको कितना दिया हुआ है 10 केजी। इसकी जो वेलोसिटी है यानी शुरू में यानी v1 यानी कि कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी इस यानी स्पीड से यह गति कर रही है। अब इस पर एक बल कार्य करता है यानी बल लगाते हैं, तो बल लगाने पर क्या है कि 4 सेकंड के अंदर टी मत कितना दिया हुआ 4 सेकंड के अंदर इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाती है 2 मीटर पर सेकेंड। v2 कितनी हो जाती है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। और याद रखना विपरीत डायरेक्शन में, यदि पहले वस्तु इस डायरेक्शन में है तो यानी कि इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी यदि पहले 10 इस डायरेक्शन में थी तो 2 हमारी इसमें हो जाएगी, तो ये हमारी क्या हो जाएगी इस डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा यदि विपरीत डायरेक्शन है तो। अब यहाँ से आपको क्या पूछा गया कि जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, तो हम सभी जानते हैं कि बल का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या है एम ए होता है। एम आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है कि इसका मास ये है, एसिलरेशन आपको निकालना है, और एसिलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो v2 माइनस के v1 अपॉन में t होता है, यानी वेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो यहाँ से v2 का मान हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2, और माइनस v1 का मान कितना हो जाएगा आपका 10, और अपॉन में t का मान यानी 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी इस प्रकार से चेंज हो रही है, तो इसको यदि अपन निकालेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा माइनस का 12 अपॉन में 4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो ए का मान आपका 3 हो गया, m का मान हमारा 10 दिया हुआ है, और a का मान कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का 3। तो इसका जो टोटल निकल कर आ जाएगा वो आपको हो जाएगा माइनस का 30। तो इस प्रकार से कार्यरत बल है जो फोर्स होगा वो आपका कितना हो जाएगा माइनस के 3 न्यूटन हो जाएगा, 30 न्यूटन यानी 30 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला यानी माइनस का 30। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। इसमें हमें क्या बताना है कि 100 केजी की लिफ्ट के तार में तनाव 100 केजी भार है, तब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित है, नीचे की ओर त्वरित है, या तो स्थिर है या अथवा त्वरित है, या तो स्थिर है अथवा एक समान से गतिशील है। दोस्तों यदि आपको लिफ्ट के कंसेप्ट नहीं है तो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका डी वाला होगा, या तो वह स्थिर है या एक समान गति में है। इसकी लिफ्ट के 4 कंडीशन होते हैं, यानी कोई आपकी एक लिफ्ट है, इसके अंदर यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी हुई है तो उसका जो भार होगा वो किस प्रकार से होता है। तो इसकी यानी कई कंडीशन होती हैं। तो एक कंडीशन तो क्या है कि यह जो हमारी लिफ्ट है वो स्थिर अवस्था में है, यानी इसकी कोई भी यानी वेलोसिटी नहीं है, इसके अंदर वेलोसिटी का मान 0 है, तो इसके अंदर जो एक्सीलरेशन होगा वो भी हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। और इसका भार होता है वो याद रखना, इसका जो भार या इसकी जो रस्सी होगी उसके अंदर जो तनाव होगा वो हमारा क्या होता है mg होता है, क्योंकि इसका मास हमारा m है और नीचे यानी गुरुत्वीय त्वरण g है, तो इसका भार हमारा क्या होता है mg हो जाता है। एक कंडीशन तो आपको ये याद रखनी है। दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी वेलोसिटी है, लेकिन वेलोसिटी हमारी क्या है नियत है, यानी कि कोई नियत वेलोसिटी से या तो यह ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन का मान 0 है। तो यहाँ पर भी जो हमारा इसका जो प्रतिबल या इसका जो भार या तनाव होगा वो हमारा क्या होता है mg होता है। 2 कंडीशन हो गई।
तीसरी कंडीशन क्या है कि इसकी वेलोसिटी है और वो हमारी क्या है, नियत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एसिलरेशन है। तो पहले बात करते हैं कि एसिलरेशन यदि ऊपर की ओर है, यानी यह ऊपर की ओर गति कर रही है, तो उसके अंदर आपको बात याद रखने यदि यानी दोस्तों इसकी वेलोसिटी यानी जो हमारा त्वरित है यह है, तो यदि ऊपर की ओर इसका त्वरण है तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि यदि त्वरण हमारा क्या है, अपवर्ड है, तो याद रखना इसका जो तनाव होगा या जो भार होता है वो हमारा ज्यादा हो जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है, mg+a हो जाता है। यानी यदि यह a त्वरण से ऊपर जा रही है, इसका भार हमारा बढ़ जाएगा और वो आपका कितना बढ़ जाएगा, ma बढ़ जाएगा। तो इसका जो टोटल भार हो जाएगा वो हमारा m×g+a हो जाएगा। इसकी जो लास्ट कंडीशन है वो हमारी क्या है कि वेलोसिटी का मान नियत नहीं है, लेकिन इसका जो एसिलरेशन है वो आपकी बार नीचे की ओर है, यानी यह a त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है। तो उस कंडीशन में इसका जो भार होता है या रस्सी में तनाव होता है वो हमारा कम हो जाता है, और वो किस प्रकार से चेंज हो जाता है, वो हमारा होता है mg-a। ये जो चारों कंडीशन है वो आपको नोट कर लेनी है। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जो लिफ्ट का जो भार है, यानी इसमें जो वस्तु रखी हुई है उसका भार क्या है, 100 kg है, और इसका जो तनाव है वो भी हमारा क्या है, 100 kg भार है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा r और जो हमारा mg यानी t यानी कि इक्वल है। तो इक्वल होने का मतलब क्या है कि यानी इसका न तो कम हो रहा है इसका भार और ना ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यानी कि दो कंडीशन में है एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या तो वस्तु यानी स्थिर अवस्था में है या इसकी वेलोसिटी नियत हो यानी एक समान गति हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, या तो वस्तु स्थिर हो या एक समान गति हो। यदि इसका भार यहाँ पर आपको दे देता 1200 kg, यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर बढ़ गया है, तो बढ़ने के दौरान क्या होगा, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाता है, यानी कि जो त्वरण है वो ऊपर की ओर है। यदि आपको यहाँ पर दे देता 800 kg दे देता है, यानी तनाव यानी कम हो रहा है, तो कम होने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो वस्तु है वो नीचे की ओर यानी किस त्वरण के साथ गतिशील है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, दोनों का मान बराबर है। तो इसका मतलब यानी इसका भार ना तो कम हुआ है और ना ही घटा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। अब आपका 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें क्या आता है कि लिखित में से कौन सा युग्म है जो समान विमाएं नहीं रखता है। आपको बताना कि कौन से ऐसा युग्म है जिनकी विमाएं एक दूसरे के समान नहीं है। पहला युग्म आपको दिया हुआ है कोणीय संवेग तथा प्लांक नियतांक। हम सभी जानते हैं जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग का मतलब होता है L, और ये हमारा क्या होता है mv/r, या इसको अपन लिख सकते हैं P इंटू में R होता है। तो P का मान हमारा mv होता है, ये R। तो यहाँ से इसकी जो विमा निकल कर आएगी, m की विमा क्या हो जाएगी हमारी, यानी मास का m1, v की विमा हम सभी जानते हैं L1 t-1 होती है, मीटर पर सेकेंड होती है, 1 होगा, और r की विमा हमारी हो जाएगी L1, ये हमारी हो जाएगी m1 L2 t-1। और प्लांक नियतांक h की विमा मैंने आपको निकाल के बताई है कि ये E/μ होती है, क्योंकि जो हमारे फोटोन की एनर्जी होती है वो हमारी h में होती है। तो यहाँ से इसकी एनर्जी निकालेंगे m1 L2 t-2 के अंदर यदि आप t-1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी विमा भी हमारी यही निकल कर आएगी, यानी इन दोनों की विमा हमारी क्या है, समान है। तो ये जोड़ा आपको यानी रट लेना है, बार बार पूछा जाता है। मैं आपको यानी 6 जोड़े बताऊंगा जो आपको रट लेने हैं। दूसरा दिया हुआ है जड़त्व आघूर्ण तथा बल आघूर्ण। दोस्तों जड़त्व आघूर्ण आप सभी जानते हैं, जड़त्व आघूर्ण हमारा क्या होता है mr² होता है, बल्कि जो बल आघूर्ण होता है वो बल गुणा डिस्प्लेसमेंट दूरी होती है। बल आघूर्ण क्या होता है कि कोई भी हमारी वस्तु है, यानी कोई एक्स है, जैसे किवाड़ है, आपका दरवाजा है इस प्रकार से पलाई वाला, यदि इसका कुंदा दूर क्यों लगाया जाता है, तो यानी बल आघूर्ण को ज्यादा करने के लिए लगाया जाता है। तो बल आघूर्ण क्या आता है कि इसके लंबवत जो फोर्स लगता है और इसका जो घूर्णन अक्ष है उससे इसके यानी जो डिस्टेंस होती है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा बल आघूर्ण कहलाता है, यानी F/R। तो यहाँ से यदि इन दोनों की विमा निकलाएंगे तो अपन अलग अलग निकल कर आएगी। M की विमा हमारी हो जाएगी M, और R की विमा हो जाएगी हमारी L2। यहाँ से M1 L2 t-1 ये हमारी बल की विमा हो गई, और R की विमा आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर m1 L1 t-2 होता है, और r की विमा आपकी हो जाएगी L1। तो यहाँ से इसकी जो विमा निकल कर आएगी m1 L2 और t-2 निकल कर आती है, जो कि हमारी किसके बराबर होती है, ये हमारी होती है कार्य के बराबर। तो याद रखना जो जड़त्व आघूर्ण
सॉरी दोस्तों, जो बल आघूर्ण होता है इसकी विमा हमारी किसके बराबर होती है, कार्य या एनर्जी के बराबर होती है, न कि जड़त्व आघूर्ण के। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इन दोनों की विमा ये हमारी समान नहीं है। जो जड़त्व आघूर्ण है इसकी विमा हमारी M1L2 निकल कर आती है और बल आघूर्ण की विमा M1L2T-2 निकल कर आती है। बात करते हैं कार्य एवं बल आघूर्ण की, तो कार्य का फॉर्मूला भी हमारा बल गुणा विस्थापन होता है। तो यहाँ से इसकी यानी जो डायमेंशन निकल कर आएंगे वो इसी प्रकार से निकलेगी कि बल को अपन किसी डिस्प्लेसमेंट की जो विमा होती है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि विमा निकल कर आएगी। तो ये जोड़ा भी आपको याद रखना है। आवेग तथा संवेग, दोस्तों आवेग होता क्या है, संवेग में जो परिवर्तन होता है डेल्टा पी होता है उसी को अपन आवेग कहते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों की डायमेंशन है वो भी हमारे एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो ये जो तीनों जोड़े हैं वो आपको याद रखने हैं। और एक जोड़ा और बता देता हूं मैं आपको, एक जोड़ा आपका क्या है, वो है आपका आवर्ती का, आवर्ती और वेग प्रवणता, और यह अपन बोल सकते हैं कोणीय वेग, वेग प्रवणता और कोणीय वेग। याद रखना इन तीनों की जो डायमेंशन होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि आवर्ती होती है वो 1/t होती है, यानी कि इसका यानी कि t-1 होता है। इसी प्रकार से कोणीय वेग होता है ओमेगा, वो हम सभी जानते हैं 2πf होता है। तो f का मतलब यानी जो फ्रीक्वेंसी की यानी विमा होगी वही हमारी किसकी हो जाएगी, कोणीय वेग ओमेगा की हो जाएगी। वेग प्रवणता की बात करते हैं, वेग प्रवणता होती है dv/dx होता है। तो dv/dx मतलब वेग की क्या हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड, और ये dx हमारा क्या हो जाएगा मीटर। तो मीटर से मीटर करेंगे तो यानी 1/सेकेंड, और ये 1/सेकेंड की हो जाएगी 1/t यानी -t। तो इस प्रकार से जो आवर्ती वेग प्रवणता और कोणीय वेग इन तीनों की विमाएं एक दूसरे के समान होती हैं, ये भी आपको नोट कर लेना है। और एक और होता है वो आपका होता है कोणीय संवेग तथा पलाक नियतांक, मैंने आपको बता दिया। और एक होता है दाब, ये भी याद रखें, दाब, प्रतिबल और यंग गुणांक। यंग गुणांक आपने पर इलास्टिसिटी का जो चैप्टर है वाई उसके अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो यंग गुणांक होता है वो आपका क्या होता है कि प्रतिबल अपॉन में विकृति होता है। तो विकृति हमारी क्या होती है, विमाहीन राशि होती है। तो जो हमारी विमा यानी प्रतिबल की होगी वही विमा हमारी क्या हो जाएगी, यंग गुणांक की हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो F/A होता है। इसी प्रकार से जो प्रतिबल का जो फॉर्मूला है वो एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया फॉर्मूला यानी बल होता है वो भी हमारा F/A होता है। तो यहाँ से इन दोनों की विमाएं होती है हमारे समान निकल कर आती है। तो इस प्रकार से जो जोड़े हैं वो आपको याद रखना, इनकी विमा भी यदि आप नोट करना चाहते हैं तो याद रखना वो हमारी M1L-1 और T-2 होती है। तो इस प्रकार से इन यानी कि F/A की विमा भी आप नोट कर लें। तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसके अंदर मैंने आपको 5 मिनट लगा दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, इससे आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। अब देखते हैं 10th का क्वेश्चन। इसमें क्या बताना कि एक विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो द्विध्रुव पर लगा कुल विद्युत बल होगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो इसके अंदर आपको बताना कि इस पर लगने वाला कुल विद्युत बल कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि जो डाइपोल के अंदर जो आवेश होते हैं उन पर यानी विपरीत प्रकृति के समान आवेश होते हैं। यहाँ पर -q है तो यहाँ पर +q। यदि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है तो इस पर जो बल लगेगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, QE लगेगा, और उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो भी हमारा क्या हो जाएगा, QE होगा। यहाँ पर यानी विपरीत आवेश के कारण यानी इसकी डायरेक्शन विपरीत हो जाएगी। तो कोई दो बल हैं, वो एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा इस डायरेक्शन में विपरीत डायरेक्शन में है। तो इस निकाय पर जो टोटल फोर्स लगेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि यह असमान विद्युत क्षेत्र में रखा होता, यानी असमान विद्युत क्षेत्र में रखा होता, तब इस पर यानी विद्युत बल 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो इसका मतलब इस आवेश पर भी समान बल लग रहा है, इस पर भी समान बल लग रहा है। तो इस पर जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो आपका क्या होगा, सदैव 0 होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब है 11 का। इसमें क्या होता है कि दो बलों जिनमें प्रत्येक बल का परिणाम F है, तो इसका जो परिणामी भी F हो तो दोनों बलों के बीच कौन होगा। दोस्तों मैंने आपको जो पढ़ाया था कूलॉम का नियम, उसके अंदर बताया था कुछ स्पेसिफिक यानी जो कंडीशन है उसके बारे में। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई दो यानी समान सदिश
ये भी है एफ है, ये भी एफ है, इन दोनों के मध्य 90 डिग्री हो, तो इसका जो परिणामी निकल रहा आता है, जो एफ नेट निकल कर आता है, जो परिणामी बल होता है वो आपका क्या होता है, रूट एफ। ये डायरेक्ट याद रखना है। इसका जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है वैसे तो हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा होता है, इसे अपन निकालते हैं। यहाँ पर F1 और F2 का मान, दोनों का मान F रखेंगे और थीटा का मान 90 डिग्री कहेंगे, तो F का मान आपका कितने अंदर निकल कर आ जाएगा, रूट F। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जब दो बलों के मध्य का एंगल 120 डिग्री हो और यदि ये दोनों समान बल हों तो इसका जो नेट बल होता है वो भी आपका कितना निकल कर आता है, F ही निकल कर आता है, यानी F नेट इज इक्वल टू F होता है। और यहाँ पर हमें यही दिया गया है कि दो बल हैं जिनका जो परिणामी है वो भी F है और इसका जो परिणामी है वो भी F है, तो इसका मतलब इनके मध्य का जो एंगल हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। मैंने आपको 60 डिग्री के लिए भी बताया था, तो 60 डिग्री के लिए मैंने क्या बताया था कि यदि F है, ये भी F है, इनके मध्य का एंगल 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो F नेट होगा वो आपका √3F होता है। ये जो तीन केस है वो आपको यानी कि स्पेशल याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं आपका 12th क्वेश्चन पर। इसमें आपको पूछ लिया गया है कि यदि एप्सिलॉन नोट तथा म्यू नोट किसी मुक्त आकाश की विद्युतशीलता तथा चुंबकीय पारगम्यता है, ई तथा यू माध्यम के सापेक्ष राशियां हैं, तो माध्यम का अपवर्तनांक है। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि यदि क्वेश्चन आपको करना है तो उसके लिए आपको ये यानी कि पढ़ा होगा कि याद रखना कि जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो 1 में म्यू ई होता है। यानी कोई माध्यम है जिसका जो चुंबकीयशीलता तो हमारी एप्सिलॉन है और इसकी जो चुंबकीय पारगम्यता वो म्यू है, तो इसके अंदर जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है वो आपकी कितनी होती है, 1 में रूट म्यू ई होती है। यदि हमारा माध्यम निर्वात हो, वायु हो, तो निर्वात के लिए हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो चुंबकीयशीलता म्यू नोट होती है और चुंबकीय माध्यम हमारा म्यू नोट, एप्सिलॉन नोट म्यू नोट होती है। तो यहाँ पर जो निर्वात के अंदर जो प्रकाश की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, म्यू नोट अपॉन में अंडर एप्सिलॉन नोट होती है। और इसका जो मान होता है वो भी आपको याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा यदि निर्वात के अंदर यह है और किसी माध्यम के अंदर इसकी वेलोसिटी यानी कि इसकी ये आपको माध्यम की विद्युतशीलता तथा चुंबकीय पारगम्यता दी हुई है, तब इसका अपवर्तनांक पूछा गया है। तो हम सभी जानते हैं कि अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला होता है वो C/V होता है, यानी प्रकाश की निर्वात में चाल अपॉन में उस माध्यम में चाल। तो यानी कि माध्यम में चाल तो हमारी क्या है, वो तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, 1 में म्यू ई, और C का मान आपका यानी कि निर्वात में इसकी वेलोसिटी है वो आपकी कितनी हो जाएगी, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। यहाँ से इसको यदि अपन फाइनली आंसर निकालेंगे तो आपका ये जो म्यू ई है ये तो ऊपर आ जाएगा और म्यू नोट एप्सिलॉन वो आपका नीचे आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड पड़ सकता है आपको, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम में यानी डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो निर्वात के अंदर प्रकाश की वेलोसिटी क्या होगी यदि उसकी विद्युतशीलता आपको म्यू नोट दी हुई हो और चुंबकीय पारगम्यता म्यू नोट दी हुई हो, यानी विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट और पारगम्यता म्यू नोट दी हुई हो, तो उस कंडीशन में जो प्रकाश की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। एक क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की विमा यूनिट क्या होगी। तो हम सभी जानते हैं कि ये हमारे क्या है, वेलोसिटी के बराबर है, तो इसकी विमा हमारी वेलोसिटी के बराबर हो जाती है, ये हो जाती है v1t-1। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि ओनली यही 1 में म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, ये क्वेश्चन मेरे एयरफोर्स में आया हुआ है, उसमें पूछा गया था कि इसकी विमा क्या होगी। तो इसकी विमा मतलब ये हमारा c² के बराबर हो जाएगी, तो इसकी विमा निकल कर आ जाएगी v2t-2, यानी कि इसकी स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं 13 का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया कि कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसका त्वरण समीकरण a=-bx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें x संतुलन स्थिति से विस्थापन तथा b कोई नियतांक है तो दोलन काल होगा। इसमें आपको क्या दिया हुआ कि कोई हमारा एक कण है जो सरल आवर्त गति कर रहा है, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो इसके अंदर आपको इसका जो एक्सीलरेशन है यानी एल्फा है वो आपको -bx दिया हुआ है। तो आपको इसका आवर्तकाल पूछा गया कितना होगा। हम सभी जानते हैं कि कोई हमारा सरल आवर्त गति कर रहा है, यदि इसका विस्थापन यहाँ पर y है तो यहाँ पर इसका जो
त्वरण होता है वो उसका फॉर्मूला याद रखना, एल्फा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। यहाँ पर यदि इसका जो मैक्सिमम स्थिति में जो त्वरण होता है वो हमारा मैक्सिमम होता है, वो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो हम सभी जानते हैं कि त्वरण का जो इक्वेशन होता है ये होता है। इस इक्वेशन की और इस इक्वेशन की यदि अपन तुलना करते हैं तो यहाँ से अपन देखते हैं कि b इज इक्वल टू हमारा क्या प्राप्त होता है, ओमेगा स्क्वायर प्राप्त होता है, क्योंकि विस्थापन यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यानी कि x या y कोई भी मान सकते हैं इसको तो। और यहाँ पर मेन चीज है यानी b की जगह y का गुणांक, विस्थापन का गुणांक आपको कितना दिया हुआ है, ओमेगा स्क्वायर, और इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, माइनस का b। तो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू आपका रूट b हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं 2 इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन में ओमेगा। तो यहाँ से सिंपली आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 पाई अपॉन में ओमेगा का मान अंडर रूट बी। तो इसका राइट हो जाएगा ये वाला, यानी 2 पाई अपॉन में अंडर रूट बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 14 के क्वेश्चन में क्या आता है ना कि किसी विद्युत द्विध्रुव के लिए विद्युत क्षेत्र तथा विभव में दूरी r के साथ परिवर्तन व्यक्त होता है। इसके अंदर आपको क्या होता है ना कि कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसके यानी कि हमारा केंद्र से r दूरी पर, ये r दूरी पर आपको बताना कि जो विद्युत क्षेत्र है और जो विभव है वो दोनों एक दूसरे यानी किस प्रकार से निर्भर करते हैं, यानी इस डिस्टेंस r पर। तो याद रखना है कि हमारा कोई यानी इस प्रकार से कोई द्विध्रुव है, इसके केंद्र से r दूरी पर अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा 2kp अपॉन में क्या होता है, r क्यूब होता है। और विभव का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना, वो kp अपॉन में r स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो हमारा E है तो वो हमारा r क्यूब के समानुपाती है, और जो V है वो हमारा r स्क्वायर के समानुपाती है। तो E तो हो जाएगा r क्यूब के समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती, और जो E है वो हमारा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब 15 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्पेक्ट्रमी श्रेणी जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है कहलाती है। इसके अंदर में बताना कि जो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम श्रेणी है, कौन सी ऐसी श्रेणी है जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना जो हाइड्रोजन की जो श्रेणी होती है वो 5 श्रेणी होती हैं, और वो होती कौन कौन सी है। सबसे पहली होती है हमारी लाइमन, सबसे पहली होती है लाइमन, और दूसरी होती है बामर, दूसरी होती है बामर, तीसरी होती है हमारी पासन, पासन, और फिर होती है हमारी ब्रैकेट, और फिर होती है फुंड। ये होगी हमारी ब्रैकेट और ये होगी हमारी फुंड। तो इस प्रकार से याद रखना है। जो लाइमन श्रेणी है वो याद रखना जो अल्ट्रावायलेट रे यानी कि जो हमारा रे होती है वहां से उत्पन्न होती है, यानी जो पराबैंगनी क्षेत्र होती है वहां से उत्पन्न होती है। जो बामर श्रेणी होती है वो याद रखना दर्शक क्षेत्र से प्राप्त होती है। बामर कहाँ से प्राप्त होती है, दर्शक क्षेत्र से। और बल्कि पासन, ब्रैकेट और जो फुंड होती है वो हमारी अवरक्त क्षेत्र होता है, अवरक्त क्षेत्र होता है वहां से प्राप्त होती हैं। दोस्तों ये आपको पता होगा कि जो हमारा जो स्पेक्ट्रम होता है प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जो आवर्ती का स्पेक्ट्रम, तरंग दैर्ध्य का स्पेक्ट्रम होता है, जैसे सबसे पहले सूक्ष्म यानी तरंगे होती हैं, फिर रेडियो तरंगे होती हैं, फिर अवरक्त तरंगे होती हैं, फिर दर्शक क्षेत्र होता है, फिर अल्ट्रावायलेट होता है, फिर हमारा रेडियो तरंगे होती हैं। इस प्रकार से यानी कि स्पेक्ट्रम में बिल्कुल यानी क्रम में नहीं, मैं आपको सही बताऊंगा, लेकिन इस प्रकार से क्रम होता है। तो जो हमारी जो बामर होती है तो हमारा जो दर्शक क्षेत्र होता है वहां से उत्पन्न होती हैं, और जो ये तीनों होती हैं ये हमारे अवरक्त क्षेत्र से प्राप्त होती हैं, और जो लाइमन श्रेणी होती है वो हमारा यहाँ पर जो पराबैंगनी क्षेत्र होता है वहां से प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर हमें क्या पूछा गया, पराबैंगनी क्षेत्र से कौन सी प्राप्त होती है। तो पराबैंगनी क्षेत्र से हमारी कौन सी प्राप्त होती है, लाइमन श्रेणी। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो विभिन्न गैस A तथा B में प्रत्येक का दाब P तथा परम ताप T पर आयतन V है। तो गैस को अब मिला दिया जाता है तो मिश्रण का ताप T पर आयतन V है, तो मिश्रण का दाब होगा। इसमें आपको क्या दिया हो कि कोई दो भिन्न गैस हैं A और B, इसका दाब P T आयतन V है, और इसका दाब भी आयतन यानी दाब P टेम्परेचर T आयतन V है। अब इन दोनों गैस को मिला दिया जाता है तो यानी कि मिल गई हमारी नई सी गैस। इसका यदि वॉल्यूम भी हमारा V रहता है और टेम्परेचर T रहता है, तो आपको बताना है इसका जो नया प्रेशर होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो सबसे पहले हमारा जो एवोगाड्रो का नियम होता है, वो एवोगाड्रो का नियम वो आपको पता होना चाहिए क्या कहता है कि जब कोई दो गैस समान टेम्परेचर, समान वॉल्यूम
और उनका प्रेशर भी समान हो, तब इसके अंदर जो मोलों की संख्या होती है वो एक दूसरे के बराबर होती है, यानी N1 इक्वल टू N2 होती है। यहाँ पर यदि यही यानी दोनों इसमें कंडीशन होती है तो यहाँ पर जो A के मोल होंगे वो आपके किसके बराबर हो जाएंगे, B के मोल के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर इन दोनों गैस को मिला दिया गया है, तो मिला दिया गया है तो इसका मतलब यहाँ पर जो नए मोल होंगे वो आपके कितने हो जाएंगे, यानी 2Na हो जाएंगे या 2Nb, यानी कि यहाँ पर भी N थे यहाँ पर भी N थे, तो जो नए मोल हो जाएंगे आपको क्या हो जाएंगे, 2N हो जाएंगे। अब आपको इसका प्रेशर बताना है तो कितना हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि PV इज इक्वल टू nRT है। दोस्तों यहाँ पर जो टेम्परेचर है T है तो यहाँ पर भी टेम्परेचर T है। यहाँ पर पहले वॉल्यूम V था तो वॉल्यूम यहाँ पर भी V रखा गया है, तो इसका भी मान कांस्टेंट है, इसका भी मान कांस्टेंट है, और R का मान हमारा वैसे कांस्टेंट होता है। तो P है वो आपका किसके समानुपाती हो जाता है, यानी मोलों की संख्या N के समानुपाती होता है। यहाँ पर यानी एक गैस में मोलों की संख्या N थी और इसका प्रेशर P था। यहाँ पर मोलों की संख्या यदि 2N हो गई है, यानी कि इसकी मोलों की संख्या दोगुनी हो गई है, तो इसका अंदर जो प्रेशर हो जाएगा वो भी हमारा कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा यानी 2P, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, प्रेशर भी 2 गुना हो जाएगा। समझ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक गैस के लिए अपन बात करते हैं, इसके अंदर मोल की संख्या N थी, प्रेशर T था, वॉल्यूम V था, और तो हमारा इसका जो प्रेशर है वो हमारा P हो गया। तो इसी प्रकार से यदि इसी गैस के लिए अपन देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है वो V है, टेम्परेचर T है, मोलों की संख्या 2N हो गई, तो प्रेशर किस प्रकार से चेंज हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 17 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताना कि व्यतिकरण की घटना में प्रदर्शन हेतु हमें ऐसे स्रोत की आवश्यकता होती है जिसकी विकिरणें उत्सर्जित करें समान आवर्ती निश्चित कला में लगभग समान आवर्ती के विभिन्न तरंग दैर्ध्य। हम सभी जानते हैं कि यंग यानी कि जो का द्विसलिट प्रयोग होता है वो किस प्रकार से होता है कि एक वर्णी प्रकाश होता है वही अपन छोड़ते हैं, उसी को ही अपन 2 छिद्र से गुजारते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आवर्ती होती है, वो तो बिल्कुल सेम होती है। और इसकी एक विशेषता होनी चाहिए, यानी दोस्तों ये दोनों जो तरंगे होती हैं ये दोनों कला संबंध होनी चाहिए। कला संबंध का मतलब ये है कि ये नहीं कि इसकी कला एक दूसरे के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि यदि इसकी कला हमारी 2 पाई है और इसकी कला हमारा पाई है, तो इसका यानी फेज डिफरेंस यानी कि कला में अंतर कितना हो गया, पाई हो गया। तो हर जगह पर यानी जो कलांतर है वो हमारा क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। यानी कि जो कलाओं का संबंध है, इनकी कलाओं का जो रिलेशन है वो हर जगह निश्चित होना चाहिए। यहाँ पर यदि पाई है तो हर जगह पाई होना चाहिए, यदि इनका जो अंतर पाई बाई 2 है, रिलेशन पाई बाई 2 है, तो हर जगह पाई बाई 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर कला संबंध तो हमारा क्या होना चाहिए, इसका निश्चित होना चाहिए, और जो आवर्ती है फ्रीक्वेंसी वो एक दूसरे के समान होनी चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। कई बार दोस्तों ऑप्शन में ये भी दे दिया जाता है कि आवर्ती लगभग समान होनी चाहिए तथा कला संबंध भी यानी समान होना चाहिए, यानी कला है वो भी समान होनी चाहिए। याद रखना कला समान रहना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि कला का जो अंतर है वो हमेशा यानी निश्चित रहना चाहिए, हर जगह समान होना चाहिए, यानी कि जो कला संबंध है वो हमारी निश्चित रहनी चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 18 का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिखाया कि आप एक भारी पुस्तक को कमरे के फर्श से उठाकर एक अलमारी पर रख देते हैं जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। तो इस क्रिया में आपको 5 सेकंड का समय लगता है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य निर्भर करेगा पुस्तक की सहित तथा लिए गए समय पर, पुस्तक के भार तथा अलमारी की ऊंचाई पर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या दिया हो कि एक अलमारी के ऊपर आपको बुक उठाकर रखनी है, तो इसके दौरान जो किया गया कार्य है वो आपको बताना है कि किस किस पर निर्भर करेगा। इसको आप कितने समय में रखते हैं उस पर निर्भर करेगा, या इसको कितनी ऊंचाई पर रखते हैं उस पर निर्भर करेगा, या कितने यानी भारी यानी पुस्तक को रखते हैं उस पर निर्भर करेगा। जो कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो बल गुणा विस्थापन होता है, और बल अपन जानते हैं वो क्या होता है, हमारा m इंटू ए होता है, m ए होता है, और ये हमारे को जाएगा d। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि हमारी वस्तु जितनी भारी होगी उस पर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह भार पर निर्भर करती है। दूसरा क्या है, इसको जितनी ऊंचाई पर रखेंगे यानी कि उतना ही हमारा डी का मान ज्यादा हो जाएगा, तो यह उसकी ऊंचाई पर भी निर्भर करेगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। बल्कि बात करते हैं समय की, तो इस फॉर्मूले में समय कहीं पर भी नहीं आ रहा। यदि इसको उठाकर आप 10 सेकंड में रखें, 5 सेकंड में रखें, आधे घंटे में रखें, जो किया गया कार्य हमारा सेम ही होगा। वो यानी समय निर्भर करती है शक्ति, समय पर कौन निर्भर करती है, पावर यानी शक्ति निर्भर करती है, न कि कार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें आपका समय दिया हुआ है, इसमें आपका समय दिया हुआ है, इसमें भी समय दिया हुआ है। तो याद रखना जो कार्य होता है वो टाइम पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है।
अब आपका 19 का क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया कि दो वस्तुएं जिनके द्रव्यमान m तथा 4m है, समान गतिज ऊर्जा से गतिमान है, तो इनके रेखीय संवेगों का अनुपात होगा। इसमें आपको क्या बताना है कि जो कोई दो वस्तु हैं उनके मास दिए हुए हैं m1 और m2, ये आपका m है और ये आपका 4m है। अब इसकी गतिज ऊर्जा समान है, काइनेटिक एनर्जी है E1 E2 वो भी एक दूसरे के समान है। तब आपको बताना कि रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यानी काइनेटिक एनर्जी और संवेग के अंदर जो रिलेशन होता है वो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 mv² होती है। यदि इसको m से यानी नीचे भी मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी यानी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 m² अपॉन में m। ये हमारा mv क्या होता है p, तो यहाँ से 1/2 p² अपॉन में m निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एनर्जी का और जो हमारा संवेग है उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ से यदि आप P इक्वल टू निकाल लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √2 m निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या दिया कि दोस्तों हमारी जो वस्तु है उनकी काइनेटिक एनर्जी समान है, गतिज ऊर्जा समान है, तो इसका मतलब E का मान हमारा कांस्टेंट है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि P है वो आपका √m के समानुपाती हो जाता है। तो यहाँ से यदि अपन P1 अपॉन में P2 निकाल करना चाहेंगे तो हमारा √m1 अपॉन में √m2 हो जाएगा। तो √m1 का मतलब आपका क्या हो जाएगा √m, और √m2 का मतलब क्या हो जाएगा √4m। तो ये इससे ये √m से √m कैंसिल हो जाएगा और √4 आपका कितना हो जाएगा 2। तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा यानी रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आज का अंतिम क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें बताना कि द्रव्यमान m तथा त्रिज्या r वाले एक समान वलय का जड़त्व आघूर्ण तल के परितः स्थित पर स्पर्श रेखा के परितः होता है। इसमें आपको क्या बताना है कि एक समान वलय है, इसका जड़त्व आघूर्ण बताना है इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश, और ये जो स्पर्श रेखा है इसके तल में है। तो इस प्रकार से का दो प्रकार से खींची जाती हैं। एक हमारा यानी कि इस प्रकार से यानी कि यह इस तल में है और ये जो हमारा स्पर्श रेखा है वो कागज के लंबवत हो, और दूसरा है इस कागज के तल पे हो। तो हमें बताना कि कागज के तल में जो स्पर्श रेखा है उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो जड़त्व आघूर्ण सबसे पहले हम जानते हैं कि चक्ति का जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो इसके लंबवत और अक्ष के अनुदिश आपका कितना होता है m r² होता है। अब यदि इसके व्यास के अनुदिश निकालेंगे तो व्यास के अनुदिश निकालते हैं तो वो आपका इसका हाफ हो जाएगा। याद रखना दोस्तों आपकी चक्ति दी हुई हो तो चक्ति का यदि अपन इसके लंबवत अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होता है वो आपका mr²/2 होता है, और वलय के लिए आपका कितना होता है mr² होता है। अब यदि इसका अपन व्यास के सापेक्ष निकालेंगे तो चक्ति का तो mr²/4 होता है और वलय का आपका होता है mr²/2 हो जाता है, हाफ हो जाता है। ये भी आपको नोट कर लेना है। और हमें बताना है कि इसकी स्पर्श रेखा के यदि यहाँ पर इसका mr²/2 है और यहाँ पर यदि आपको निकालना है तो जो हमारी समांतर पर में आपने पढ़ी होगी कि इसका जो मास इंटू इनके मध्य में जो डिस्प्लेसमेंट है उसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो उसको ऐड करने पर हमारा नया निकल कर आ जाएगा। मतलब यानी नया जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा mr²/2 इसके व्यास के सापेक्ष है। यदि इसके सापेक्ष निकालना है तो इसके मध्य की डिस्टेंस की आपकी कितनी हो जाएगी r, तो ये r² हो जाएगा, और इसका मास आपका कितना है m, तो यानी mr²। यदि इसको आप जोड़ेंगे तो आपका 3/2 mr² हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको चक्ति के लिए पूछ ली जाए यहाँ पर यानी दोस्तों आपको कहीं पे पूछ सकता है, इसे अक्ष दूरी पर भी पूछ सकता है, तो अक्ष दूरी के लिए आपको क्या करना होगा mr²/4 प्लस mx² करना पड़ेगा। यदि आपको स्पर्श रेखा के अनुदिश पूछा जाता है इसका मतलब इसके मध्य की डिस्टेंस कितनी है r है, तो यहाँ पर r हो जाती है। तो चक्ति के लिए आपका यहाँ पर कितना हो जाता 5 mr²/4 हो जाता, और वलय के लिए आपका कितना हो जाएगा 3/2 mr²/2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसी प्रकार से हमारा जो मॉक टेस्ट नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों, टाइम लगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ के लिए किया है, हर एक यानी छोटा से छोटा कंसेप्ट आपको बताने की कोशिश की है, तो ऐसे में टाइम तो लग ही जाता है। वैसे ही अपन मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।